इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 इतिहास, जिसमें हम दूसरा पार्ट व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे और उनको नवाब बनने की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और इसे शेयर जरूर करना। ठीक है, नवाब बनने का क्या मतलब था, नवाब क्यों बनना चाहते थे? इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। उसके पास सत्ता और ताकत थी नवाब बनने के बाद, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। सब सोचते थे कि अब हम भी नवाब की तरह जिंदगी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। क्या चीज? निजी तोहफा जो होता है, शादी फंक्शन में जो लोग आते हैं तो क्या देते हैं? उपहार देते हैं, मिठाई देते हैं। लेकिन जमीन और पैसे की मांग कौन की? रॉबर्ट क्लाइव ने, नवाब बनने के बाद। वही दौर आज भी चला आता है। आप किसी भी शादी, किसी भी फंक्शन में जाओ, केवल गांव में, तो आप न्योता लिखवाते हो वहां पे। तो ये हो गया, अंग्रेजों के तरफ से ये बोला गया था कि तुम निजी तौर पे जब भी आओ तो बहुत सारा पैसा चाहे जमीन देकर आओ। आज तो लोग जमीन दे नहीं सकते तो पैसा देते हैं, न्योता लिखवाते हैं कि हाँ हम आए थे, पैसा दे रहे हैं। और बाहर में तो ये सब खत्म हो गया है। बाहर में अब मतलब टाउन में चले जाओ तो वहां पे लोग फूल लेकर चले जाते हैं, गुलदस्ता वाला, वो देते हैं, बहुत सारा टेम्पलेट गिफ्ट वगैरह देते हैं। लेकिन गांव में अभी भी है न्योता लिखवाना। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। जब वो इंग्लैंड से मद्रास आ गया था चेन्नई में तो उस 18 साल का था, और जब मरा तो देखो कितने साल का होता है। 1767 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यही उसकी दौलत करीबन 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। कितना? 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। आज के अनुसार गुना कर लो, कितना से गुना करो? 80 से गुना करो ना, 4 लाख को 80 से गुना करो, आंसर दो कितना आता है। मैं करके दिखाऊं क्या? कितना है? 4,01,102 ना। चलो इसको हम लोग गुना करते हैं। गुना करते हैं, कंप्यूटर में ही खोलते हैं। ठीक है, ये देखो आ गया। तो कितना है? 4,0,1,1,0,2 मल्टीप्लाई कितना? 80 इजकल टू, देख लो आंसर। आज की कीमत कितना था उसका, मतलब जितना रुपया उस समय पौंड में था उसकी कीमत। हम तो डॉलर की बात बता रहे हैं अभी, ये डॉलर की कीमत है। अब पाउंड का हिसाब कर लेते हैं। तो पाउंड का हिसाब करते हैं तो देखो इसमें फिर किस तरह आ जाता है। चलो अब पाउंड का हिसाब करते हैं। 4,0,0,1,1,0,2 मल्टीप्लाई बाई, आज पाउंड की कीमत है 94.55, 94.55, 94.55 इक्वल टू, ये देखो 3,79,24,194.1 इतना कीमत था उस समय। उस जमाने में उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। समझो कि इतना रुपया उस जमाने में किसी के पास था तो कितना अमीर होगा। पहले लोग 1000 पति होते थे तो लोग खुशी मनाते थे,
लखपति होते थे तो पागल हो जाते थे, करोड़पति होते थे तो हवा में उड़ने लगते थे। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। दिलचस्प दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, और कंपनी के अंदर ही भ्रष्टाचार होता था, उसको खत्म करने का काम रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा गया था गवर्नर बनने के बाद। क्योंकि गवर्नर जो पोस्ट होता है बहुत बड़ा पोस्ट होता है। गवर्नर मतलब डिप्टी सीएम। किसी भी साहूकार के मतलब किसी भी चीफ मिनिस्टर के नीचे का जो पोस्ट है, कौन सा, डिप्टी सीएम, तो उसको बोलते हैं गवर्नर। लेकिन 1772 में 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति मतलब जितनी संपत्ति है, अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। मतलब उन्हें शक था कि इतना कैसे आया। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। अपने देश के लिए दूसरे देश में जाकर लड़ा, पूरी जिंदगी लगा दी उस देश को अपना बनाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। अब उसी पे उसके संसद के लोग उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे और उस पर मुकदमा चलेगा, तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए तो मर जाना ही सबसे अच्छा है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये स्रोत 3 देख लेते हैं। क्लाइव खुद को कैसे देखता था। ठीक है, संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि पलासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पलासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, जिसको आज कलकत्ता बोलते हैं। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरे एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे, मतलब कॉलर पकड़ के खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात, मतलब सोना और जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूं कि मुझे इतना कैसे मिला। ठीक है, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। बस यही दिलचस्पी थी, यही तमन्ना था लोगों का कि हम आए भारत में, कमाएं और अपनी जिंदगी शान से काटें। आज जितने भी दौलतमंद ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, सब हिंदुस्तान की देन है। चाहे अफगानिस्तान हो गया, चाहे कोई भी देश हो गया, सब हिंदुस्तान की देन है। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। जो जिंदा रहकर ही दौलत लेकर लौट गए, वो तो एकदम खुलेआम जी रहे थे, आलीशान, जिस तरह एकदम राजा महाराजा जीते हैं। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया, नवाब। ही इज नवाब, नवाब, ऐसे। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। और ये नाटक और
कार्टूनों में तो हर किसी की मजाक उड़ा दी जाती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। खराब की नहीं उड़ाई जाती है, नहीं तो वो कले उठवा लेगा आपको वहां से और मार देगा। उसके बाद देखते हैं कंपनी का फैलता शासन। इसके अंडर में बहुत सारा टॉपिक आता है। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया, मतलब कभी भी सीधे हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति संसाधनों का इस्तेमाल किया था। बहुत सारे राजनीतिक भी हुई, राजनीतिक दौर पर समझौता हुआ, नहीं हुआ। आर्थिक दौर पे हुआ, नहीं हुआ। कूटनीति से हुआ, नहीं हुआ। मतलब किसी से बात नहीं बनी, तब ही वो लोग आक्रमण करते थे। और हिंदुस्तान के शासक भी जो थे वो अपना फायदा देखेंगे तब ना तुम्हारा फायदा देखेंगे। अपना ही नुकसान हुए जा रहा है, देशवासी लूटे जा रहे हैं, तुम्हारी जेब भरे, ये भी बात गलत नहीं है। इसलिए हिंदुस्तानी शासक उस समय विरोध पर थे। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए और 1764 के बाद रेजिडेंट तैयार होने लगा। इस आज के समय में आईटीबीपी, गोरखा रेजिमेंट, ये जो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होते हैं ना, उनके वैसे ही पोस्ट होने लगे। ये कंपनी की राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे और ये कंपनी के ही काम करते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों और भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे और रेजिडेंट सिपाहियों की वजह से वो राजनीतिक और भारत के भीतरी मामलों में भी दखल देना चालू कर दिए थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि, उस समय सहायक संधि बहुत ज्यादा होता था, सहायक संधि भी थोप दिया। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था और जो उनकी बातें मान लेगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, जिस तरह आज गोरखा कमांडो, एनसीजी कमांडो, आईटीबीपी, ये सब और बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस जितने भी हैं, वो जिस तरह सुरक्षा देते हैं वैसे ही सुरक्षा मिलना चालू हो गया था। ये मैं चित्र के बारे में पहले बता देता हूं, ठीक है। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ बड़े नवाब सुराजू दौला है, फिर से टिल्ली कैटल द्वारा बनाए चित्र तैल 1772 में बना था। किस तरह नवाब है सिराजू दौला, और उसके बाद उनके बगल में ये सब अफसर हैं, उनके बीवी बच्चा बाल बच्चा भी है, अकेले नहीं है। सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी और सहायक सेना जो भी मिलता था उसके रख रखाव की पैसा कंपनी को दिया जाता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनके इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बनर्जी गवर्नर जनरल था, उस समय गवर्नर जनरल का पोस्ट तो सबसे बड़ा होता ही है और अंग्रेजों सबका देन है कि गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब बनना चालू हुए।
इसी चीज को अपने संविधान के अंदर भी इंक्लूड कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, और इतने बीच में कौन था? रिचर्ड ब्लेजली गवर्नर जनरल था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, और हैदराबाद तक इन लोगों का राज था, बहुत इलाके को छीन लिया गया था। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, चलिए जानते हैं। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। क्या कहा था, चलिए नीचे जानते हैं। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं कि तुम बिना रोक टोक का काम करो, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंदर रहता है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट का अंदर रहता है, चाहे कंपनी के अंदर रहता है, और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, जो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। और उसी समय टकराव और उथल पुथल होता था। निषेधाज्ञा का मतलब निर्देश, और अधीनस्थ का मतलब दबूपन, मतलब मेरे अंदर दब के रहे। उसके बाद जानते हैं टीपू सुल्तान शेरे मैसूर के नाम से जाने जाते थे टीपू सुल्तान। वो एक बार एक शेर को मारे थे बिना हथियार के, इसलिए उन्हें शेरे मैसूर के नाम से जाना गया। अब मैसूर कहाँ पड़ता है इसके बारे में बताऊं? ओके। अब टीपू सुल्तान का जो मैसूर था वो अब कर्नाटक का एक मशहूर शहर है, तो कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। चलिए टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारत राज्य मैसूर के, उस समय मैसूर राज था, राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। और टीपू सुल्तान का फोटो आप देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, ठीक है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, और हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। शासनकाल 1782 से 1799, कुल मिलाकर 11 नहीं, इसमें 8 हो गया, 9 8 17 साल। टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर, वहां पर मालाबार तट होता था, समुद्री तट, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। काली मिर्च और इलायची खरीदने का काम था उन लोगों का मालाबार तट से। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाली फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। और टीपू सुल्तान के वजह से ही उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी। उस समय गोला बारूद, टैंक वगैरह सब हम लोग चलाते थे,
टीपू सुल्तान के राज्य से मैसूर से चलता था। ठीक है, पहले बंदूक एक से एक बंदूक भी होता था। हम लोग का बंदूक अभी कितना छोटा है, पहले का बंदूक होता था कितना, एक आदमी कंधा पर लेगा तो एक आदमी हाथ से लेकर मारेगा। आज का छोटा छोटा है, इसीलिए बोलते हैं निशाना निशाना मेरा और कंधा किसी और का। मेरे कंधे पर रख के निशाना मारना चाहते हो, ऐसा बोलने का काम एक मतलब एक कहावत है। ये देखो, एक चित्र देखो, यहां पर चित्र में समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तब उनके बेटे को कर्नवालिस, मतलब उस समय जो वहां पर जनरल था, जनरल के आगे पेश किया जा रहा है। हेर्नियल ऑर्म द्वारा चित्र बनाया गया था 1793 में। कंपनी के फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकार को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। देखो किस तरह एकदम नीट क्लीन चिट्टा बनाया है। टीपू सुल्तान की कहानी ये जान लें, नहीं पहले ये पढ़ लेते हैं। टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। सही बात है, जो आदमी आपके मतलब आप गलत काम कर रहे हो, आपको रोक रहा है ना, तो वो महत्वाकांक्षी लगता है, घमंडी लगता है, बहुत खतरनाक भी लगता है। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769 तक, 1780 से लेकर 1784 तक, 1719 से लेकर 1792 तक और 1719 में तो मारे ही गए। 1799 में मैसूर के सुल्तान मारे गए थे। श्रीरंगपट्टम कर्नाटक में एक शहर का नाम है। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बिडुइयार, उस समय बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और वहां पे बोडियार राजवंश जो था उनके हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ओ माय गॉड। श्रीरंगपट्टम से अनुप काटो, गैप भी काट देना। श्रीरंगपट्टम से काटो और गैप भी काट देना। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश, वहां पर बोडियार राजवंश थे, के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई और सहायक संधि जो था उसे थोप दिया गया। ये देखो चित्र 10, टीपू का खिलौना शेर। टीपू का खिलौना शेर, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनरीज खिलौने की तस्वीर है जिसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती थी। उस समय बनाया गया था ऐसा चीज। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित
विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए और हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, हमारे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को ये आदेश देना चाहिए कि हमारा टीपू सुल्तान का जो भी वहां पर रखा गया है खिलौना शेर वाला, उसे हिंदुस्तान में लाना चाहिए कि नहीं। जो ये टीपू सुल्तान का शेर है उसे हिंदुस्तान में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, इस पे कमेंट जरूर करना। शायद कमेंट ज्यादा हो जाए तो प्रधानमंत्री जी समझ जाए और वो इसको मंगा ले विक्टोरिया हाउस से। टीपू की कहानी। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गया। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी और शेर की तस्वीर उनके राजसी झंडे पर छाप दिया गया। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि मराठे लोग पंजाब तक थे, इसलिए उनकी ताकत को कम करना के लिए सोच रहे थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चकनाचूर हो गया था और ये लोग छोड़ दिए कि अब दिल्ली पर हमारा कब्जा होगा। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को वागडोर, संधिये, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंश के हाथों में थी और ये ही आज जातिवाद वहां पर है कि हम होलकर हैं, गायकवाड़ है, भोसले हैं, चाहे पेशवा है। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री, उस समय पेशवा मतलब सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। राज्य मंडल का मैं मतलब बता दूं तो समझ लो कि एक मंत्री है, मंत्री के साथ जब कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रधानमंत्री, उस समय का यहाँ पर पेशवा मतलब प्रधानमंत्री वहां का राजा, और मंत्री हो गए होम मिनिस्टर, गृह मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। जो साथ में बैठने वाले मंत्री हैं वही सर्वोच्च मंत्री होते हैं। तो उनके अंतर्गत पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पेशवा इन सब पे राज करता था। ठीक है, और पुणे में रहता था। महाजदी संधिया और नाना फर्निस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे जिनको हराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इतना भी नहीं कि अंग्रेजों के लिए नामुमकिन था, क्योंकि उनके पास गोला बारूद सब था, इसलिए हराते थे। और कॉन्फेडरेंसी मतलब होता है गठबंधन, ठीक है, और राज्यमंडल का मतलब समझ लो गठबंधन होता है। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और बहुत सारे युद्ध किए, जिससे मराठों का शक्ति खत्म होने लगा, छीन होने लगा। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ और सालबाई संधि के साथ उनका पहला लड़ाई खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि
ओडिशा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। वो तेरी, आगरा यूपी तक उन लोगों का राज था। अंतः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज और मराठे के बीच जो युद्ध हुआ, मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था, और उस समय भी पेंशन चलता था, और पेंशन पर जीने के लिए पेशवा को भेज दिया गया था। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। टीपू सुल्तान खत्म, मराठों खत्म, इसके बाद सारे भूभाग पर कंपनी का राज्य स्थापित हो गया। अगले भाग में पढ़ते हैं सर्वोच्चता का दबाव। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नए जोश नए उमंग के साथ। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।